सारण गुरु डिजिटल क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं ओम प्रकाश गिरी क्लास 12th बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर मानव जनन के साथ उपस्थित हूँ। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि प्रक्रिया निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है और क्या उसकी घटनाक्रम है, और जब निषेचन हो जाता है उसके बाद निषेचित अंडाणु का क्या होता है, तो इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। इस एक्सप्लोरेशन के पहले मैं एक बात फिर से इंडिकेट करना चाहूँगा कि जहाँ पर बायोलॉजी में हमको अच्छे स्कोर करने हैं मार्क्स, तो उसके लिए हमको डायग्रामेटिक पोर्शन, जहाँ पर डायग्राम्स की अवेलेबिलिटी है, तो हम डायग्राम्स को एक्सप्लोर करें, उसको समझें। इज इट क्लियर? क्योंकि जीव विज्ञान को समझना है तो डायग्राम्स तो बहुत ही नितांत आवश्यक है। देखिए, सारे घटनाक्रम जो निषेचन और अंतररोपण, दो टॉपिक हैं हमारे। निषेचन की हम लोग बात कर चुके हैं, दूसरा टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे अंतररोपण की। ये दोनों फैक्ट्स, दोनों टर्म्स हमको क्लियर हो जाएंगे सिर्फ इस डायग्राम की सहायता से। देखिए कैसे क्या होता है निषेचन की प्रक्रिया। तो निषेचन की प्रक्रिया हम जान रहे हैं क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का संलयन होगा। वो प्रक्रिया कही जाती है निषेचन की। तो उसके लिए प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होगी? मेल फीमेल दोनों पार्ट्स किए, दोनों ने संभोग किया, और संभोग के उपरांत वीर्य का सेचन पुरुष के शिश्न के द्वारा मादा की योनि में होता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन। याद रखेंगे, इंसेमिनेशन। वहां इसको कंपेयर किया जाएगा, हम परागण से तुलना कर लेंगे। इसके बाद वो वीर्य इस योनि मार्ग से होता हुआ ऊपर की ओर जाएगा, और उसको पहुंचना कहाँ है, उसका टारगेट पॉइंट क्या होगा? तो उसका लक्ष्य होगा इस गर्भाशय से होते हुए फाइनली इसको यहां पर आना है फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला तक। एम्प्यूला तक वो पहुंचा, और एम्प्यूला जब रीजन में पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब में, तब वहां जाकर निषेचन की प्रक्रिया होगी। इसमें हमको ये याद रखना पड़ेगा कि जब तक ये शुक्राणु गति से, पर्याप्त गति से चलते हुए जब तक फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। और फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पहुंचना है? उसको एम्प्यूला तक पहुंचना है। जब एम्प्यूला में शुक्राणु पहुंचते हैं, तब वहां जाके निषेचन होता है। उसमें भी निश्चित समय है। बेस्ट टाइम जो है 24 आवर का है, हार्डली 48 आवर्स तक ये प्रक्रिया हो सकती है। निश्चित समय में नर और मादा युग्मक एक जगह एकत्रित हों, और ये जगह कौन सी है? तो वो है एम्प्यूला। एम्प्यूला रीजन में इसको निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न होना है। ये बात हम लोग कर चुके हैं। तो अब भूमिका की बात जहां तक आ रही है कि क्या भूमिका है किसकी? फैलोपियन ट्यूब की, अंडवाहिनी नली की। ये अंडवाहिनी नली बड़ी ही महत्वपूर्ण है हमारे पूरे निषेचन की प्रक्रिया में, गर्भाधान की प्रक्रिया में। इसकी भूमिका एक अलग है। देखिए, छोटी सी ट्यूब है, तो इस अंडवाहिनी नली की जब हम बात करते हैं, अंडवाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब इसको कहते हैं, या ओविडक्ट कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट
ये सारे नाम इस नली के हैं। ये नली कनेक्टर है कहां से? गर्भाशय को कनेक्ट कर रहा है अंडाशय से। एक काम इसका समझ में, कनेक्ट कर रहा है गर्भाशय को अंडाशय के साथ कनेक्ट किया इसको। चलिए अब इसकी भूमिका पर आते हैं। तो पहली भूमिका क्या हुई कि इसका जो एम्प्यूला का रीजन है, इस एम्प्यूला के रीजन में प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ। ठीक है, अब निषेचन के पश्चात इस निषेचित अंड का, यानी कि क्या है, ओवम, अंड या आप अंडाणु कह रहे हैं, ये अंडाणु क्या है, मादा युग्मक है। इस मादा युग्मक का किसके साथ संलयन हुआ? शुक्राणु के साथ हुआ। ये शुक्राणु नर युग्मक। अब ये दोनों मिलेंगे, दोनों का संलयन होगा, तो संलयन के पश्चात जो संरचना बन रही है वो क्या बन रही है? युग्मनज बन रहा है। अब ये युग्मनज जो बना या जाइगोट, ये जाइगोट एक नया जीव है। इस बात को हम याद कर ले। नए जीवन का प्रारंभ कहां से शुरू हो रहा है? तो वो प्रारंभ कहां से होता है? युग्मनज से। अब ये युग्मनज नई संतति होगी उस दंपति की, ये कहां पर उपस्थित है? एम्प्यूला में। अब जब निषेचन हो गया तो इसके बाद धीरे धीरे इस निषेचित युग्मनज का स्थानांतरण होगा इस एम्प्यूला रीजन से स्थमस रीजन होते हुए ये आ जाएगा। इसको पहुंचना कहां है? लक्ष्य कहां है? तो गर्भाशय तक। लेकिन ये सीधे निषेचन के पश्चात दौड़ के नहीं चला जाएगा, समय लेगा और लगभग 1 सप्ताह का समय, 7 डेज अप्रॉक्सीमेट टाइम आप याद कर लेंगे कि लगभग 7 दिन तक की ये यात्रा करता है। और 7 दिन की यात्रा करने के पश्चात ये पहुंचेगा इस गर्भाशय में। यहां पहुंचने में इसको समय लग रहा है लगभग 7 दिन का। यहां से यहां तक की दूरी को तय करने में इसको 1 सप्ताह का समय लग रहा है। एक बात हो गई। तो क्या ये यात्रा ऐसे ही करेगा? नहीं। अब इसकी यात्रा कैसे हो रही है अब देखिए। इस यात्रा के दौरान इसमें लगातार विभाजन की प्रक्रिया चलती रहेगी। कोशिका विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। लेकिन यहां एक बात हमको और ध्यान में रखना होगा कि सामान्य स्थितियों में जब भी समसूत्री विभाजन होता है तो 2 नई जनन कोश संतति कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन इस स्थिति में दोनों संतति कोशिकाएं अलग नहीं होती। तो इसलिए इसको कंप्लीट सेल डिवीजन शब्द न देके, कोशिका विभाजन शब्द न कह के इसको कहते हैं क्लीवेज फॉर्मेशन। विदलन शब्द दिया गया है, हिंदी में विदलन शब्द दिया गया है। क्लीवेज होगा क्या? एक कोशिका में विभाजन हुआ और कोशिका में विभाजन होने के बाद 2 नई कोशिकाएं बने। हम देख रहे हैं कि चित्र में ये स्पष्ट तौर पर दिखाया जा रहा है कि दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग नहीं हैं, दोनों कनेक्ट ही हैं। डिवीजन हो गया। 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, ये हमको फार्मूला याद रखना है। 2, 4, 8, लेकिन 8 के बाद 16, 32, 64, इस तरह के क्रम में विभाजन होगा। अब विभाजन जब होगा तो जो विभाजित कोशिकाएं होंगी उनको एक शब्द दिया जाता है कोरक खंड। क्या कहा जाएगा? कोरक खंड या ब्लास्टोसिस्ट। ये कोरक खंड है, ये कोरक खंड अंग्रेजी में कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट
अब ये ब्लास्टोसिस्ट अलग अलग स्टेज में होंगे, ये कंटिन्यूअस सेल डिवीजन तो चलेगा। अब खेल क्या होना है, उनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ये ब्लास्टोमियर कोरक खंड जो है, कोरक खंड जो है, ये ब्लास्टोमियर, मैं ब्लास्टोसिस्ट बोला हूं अभी, ब्लास्टोमियर्स है, ये सेल्स है। अब जब ये लगभग 8 से 16, यानी कि ये स्टेज आएगा यहां पर, लगभग ये मान के चले कि ये 8 से 16 का संरचनाएं हैं कोशिकाओं की, और जब इतनी कोशिकाएं होंगी तो इसका एक नाम हो जाएगा मॉरुला, तूतक, मॉरुला। ठीक है, ये विभाजन की प्रक्रिया शुरू होगी। अब इस मॉरुला का डिवीजन होगा, डेवलपमेंट होगा, ये ब्लास्टुला स्टेज में आएगा, फाइनली ये गैस्ट्रुला स्टेज में आता है, और उस समय इसके सेल्स में डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है, विभाजन शुरू हो, कुछ बाहर पर प्रोटेक्टिव लेयर जैसा होगा और केंद्र में इनर सेल मास जैसी संरचनाएं होंगी। ये हम डायग्राम देखते हैं, तो इसकी डिटेलिंग हम देखते हैं कि हमारी बुक ने कैसे एक्सप्लेन किया है, उसकी कहानी देखते हैं। डायग्राम आप देख लें कि जो कुछ चेंजेज होने हैं, अच्छे मैं समराइज कर लूं। फाइनली क्या होना है, इम्प्लांटेशन होना है, जिसको कि अंतररोपण कहा है हमारी बुक ने, या इम्प्लांटेशन की बात कही है। तो ये इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, ये होगा इस गर्भाशय में, यहां से स्थानांतरित होके ये जाइगोट धीरे धीरे विभाजित होते हुए जब मॉरुला स्टेज में आएगा, लगभग 8 से 16 कोशिकाएं होंगी, तो इसको स्थानांतरित होके कहाँ आना है, इस गर्भाशय में आना है, और गर्भाशय के इंडोमेट्रियम में, याद रखेंगे, अंतःस्तर में वो धंस जाता है, जैसे कीचड़ में पैर आपका धंस जाता है, तो उस तरह इसको धंसना है, उसके अंदर जाना है, और तब जाके अंतररोपण की प्रक्रिया संपन्न होगी। आते हैं हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग, देखते हैं क्या कह रही है हमारी बुक। डायग्राम्स क्लियर हुए हमें, अब एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इस डायग्राम में हमने क्या क्या देखा, अंडाणु का अभिगमन निषेचन एवं डिंबवाहिनी नली से होकर वर्धनशील भ्रूण का गुजरना, ये 3 इवेंट्स हम लोगों ने यहां देख लिया। अब इन तीनों इवेंट्स में क्या क्या बातें आई हैं, इन बातों को देखते हैं। अभिगमन, अंडाणु डिस्चार्ज हुआ, उसका फर्टिलाइजेशन हुआ, और डिंबवाहिनी नली से होकर वर्धनशील भ्रूण का गुजरना। वर्धनशील भ्रूण यानी कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, क्या कह रहा है, और तब यह 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाओं, जिसे कोरक खंड ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, की रचना करता है। ब्लास्टोमियर्स बना था, कॉर्नर पे हम लोगों ने देखा। 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को तूतक या मारुला कहते हैं। सॉलिड बॉल की संरचना है, एक ठोस बॉल, गेंद मान ले, गेंद की नुमा ये संरचना बनती है, इसी से इसका नाम दिया गया मारुला। यह तूतक लगातार विभाजित होता रहता है जैसे जैसे यह गर्भाशय की ओर बढ़ता है। क्लियर है, बात हो चुकी है हम लोगों की। यह कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। देखिए हमको ध्यान क्या देना है, 2 शब्द हैं, कोरक खंड एक है और कोरक पुटी शब्द है। ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोमियर, हमने भी अभी गलती कर दिया था, ब्लास्टोसिस्ट लिखा था, तो ब्लास्टोमियर और ब्लास्टोसिस्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। ब्लास्टोमियर दैट इज द इंडिविजुअल सेल्स, जो क्लीवेज के दौरान बनने वाली कोशिकाएं हैं,
एक एक कोशिका ब्लास्टोमियर्स है, लेकिन उन कोशिकाओं का समूह ब्लास्टोसिस्ट होता है। मारुला डेवलप होकर ब्लास्टोसिस्ट में बदला है, ये मुख्य अंतर है। अब एक कोरक पूटी में कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं। क्लियर हो रहा है? कोरक पूटी में कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं, जिसे पोष कोरक ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। मुझे लग रहा है कि डायग्राम को थोड़ा सा और देखा ही जाए। कैसा? आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, ये कोरक पुटी की संरचना हमको दिख रही है। इस कोरक पुटी में क्या बताया जा रहा है कि कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि ये सब कोरक खंड है, ब्लास्टोमियर्स हैं, ये व्यवस्थित हो रहे हैं। ठीक है, जिसे पोष कोरक या ट्रोफोब्लास्ट, इस लाइन का नाम क्या होगा? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट है, ब्लास्ट नाम दिया गया, ये ट्रोफोब्लास्ट है या पोष कोरक कहा गया। हिंदी में इसका नाम दिया पोष कोरक। एक बात हिंदी के नाम में आसान है क्या? समझिए, इस नाम से हम अंदाजा लगा सकते हैं कुछ। क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? पोष, पोषण से रिलेटेड है, पोष कोरक है, ये पोषण क्या काम करेगा, कैसे करेगा भी देखते हैं। पोष कोरक कहते हैं कोशिकाओं के भीतरी समूह जो पोष कोरक से जुड़े होते हैं। अब ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा क्या है? उन्हें अंतर कोशिका समूह, इनर सेल मास कहते हैं। अब समझ लेना होगा, बहुत खेल है यहीं पर। ये ट्रोफोब्लास्ट और जो इनर सेल मास है, अंतर कोशिका समूह, अंतर कोशिका समूह जो है, अंतर कोशिका समूह, इन दोनों की भूमिका अलग अलग हो जाती है, ये हमको समझना है। ये ट्रोफोब्लास्ट या पोष कोरक की भूमिका अलग होगी और अंतर कोशिका या इनर सेल मास इसकी भूमिका अलग होगी। क्या अलग होगी ये हमको समझना बहुत आवश्यक है। होता क्या है कि ये ट्रोफोब्लास्ट जो है, वो ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा फॉर्मेशन में भूमिका अदा करते हैं, और जो इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है। अभी आगे डिस्क्रिप्शन मिलेगा हमको, तो इनर सेल मास कहते हैं। अब पोषक कोरक स्तर कौन है? ट्रोफोब्लास्ट, ये वाली लाइन। गर्भाशय अंतः स्तर से संलयन हो जाता है। इस गर्भाशय के अंतः स्तर, जिसको इंग्लिश में इंडोमेट्रियम कहते हैं, तो उस इंडोमेट्रियम के साथ जुड़ता है, संलग्न हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है, और अंतर कोशिका समूह भ्रूण के रूप में अलग अलग या विभेदित हो जाता है। कहे ना कि दोनों की भूमिका अलग है। ये ट्रोफोब्लास्ट जाके ज्वाइंट होगा किसके साथ? इंडोमेट्रियम के साथ। और इनर सेल मास क्या होगा? एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप होगा, भ्रूण के रूप में विकसित होगा। संलग्न होने के बाद गर्भाशयी कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती हैं। जो इंडोमेट्रियम वाली सेल्स हैं, गर्भाशय के अंदर वाली लेयर, उसमें तेजी से डिवीजन होगा और कोरक पुटी को आवृत कर लेती हैं। पूरे इस कोरक पुटी को, पूरे स्ट्रक्चर को कवर कर लेती हैं। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन हो जाना है। इसके परिणाम स्वरूप कोरक पुटी गर्भाशय अंतः स्तर में स्थापित हो जाता है, इम्बेडेड हो जाता है।
ये इस गर्भाशय की दीवार में, जो अंदर वाली दीवार है, उस दीवार में जाके धंस जाता है। अभी कहे ना कि जैसे कीचड़ में पैर धंस गया, तो उसी तरह इसको धंस जाना है। और ये प्रक्रिया जो होती है इसे ही अंतरोपण, इम्प्लांटेशन कहते हैं, और बाद में सगर्भता होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया की समरी हो गई। कौन कौन से हेडिंग हमारे थे? निषेचन और अंतरोपण। एक बार फिर से हम रिव्यू कर लेते हैं पूरी प्रक्रिया को इस डायग्राम की सहायता से कि ये कैसे हो रहा है, क्या कहानी है। निषेचन और अंतरोपण। हाँ, ये सारी घटनाक्रम को कहाँ होना है? निषेचन एवं अंतरोपण, रोपण, that is the process of fertilization and implantation। पहले हम इन दोनों की परिभाषा समझते हैं। निषेचन क्या है? हम स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें कि नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के साथ संलयन होते हैं, उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि मनुष्यों में या उच्च कोटि के जंतुओं में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो यह निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होगी? डिम्ब नलिका या अंडवाहिनी नली या इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के एम्प्यूला रीजन में ये होती है। ठीक। निषेचन के पश्चात बनने वाले संरचना का क्या नाम है? तो वो युग्मनज है, जाइगोट है। वह अगुणित होता है या द्विगुणित होता है? वह द्विगुणित होता है, क्योंकि दोनों NN थी। ये स्पर्म का नंबर है, ये ओवम का नंबर है, ये दोनों फ्यूज होंगे तो हमको 2N मिलेगी। डिप्लॉयड कंडीशन हो जाएगा। डिप्लॉयड कहें या क्या कहते हैं हिंदी में, द्विगुणित कोशिका बन जाएंगे। यही सबसे बड़ा एडवांटेज था किसका? गैमेटोजेनेसिस का हमने पढ़ा था कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन जब होता है तो उसमें कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है। जब ये निषेचित होंगे तो ये संख्या फिर से द्विगुणित हो जाएगी। ये क्वेश्चन हो गया। अब ये निषेचन कितने समय में होना है? तो ऑफिशियली 24 to 48 आवर्स हम कह सकते हैं। 24 से लेके 48 घंटे के अंदर अगर अंडाणु और शुक्राणु दोनों कहाँ इस एम्प्यूला रीजन में मिल जाते हैं तब ये प्रक्रिया निषेचन की संभव है। अदरवाइज नहीं होना है, क्योंकि एक अवधि होती है, दोनों के लाइफ स्पैन है 48 to 78 आवर्स कहा जाता है, लेकिन बेस्ट विदिन 24 आवर्स, हार्डली विदिन 48 आवर्स। ये हमेशा याद रखेंगे, बेस्ट विदिन 24 आवर्स घंटे के अंदर और हार्डली विदिन 48 आवर्स। तो इतने अंतराल में, यानी कि तो डिस्चार्ज का टाइम क्या है? ओवम के डिस्चार्ज का टाइम क्या है? 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14वें दिन के आसपास। तो उस दौरान जो यौन संबंध होंगे, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करना। तो अगर उस अवधि में नर और मादा, स्त्री और पुरुष यौन संबंध स्थापित करते हैं तभी यह प्रक्रिया संभव है। कौन सी प्रक्रिया? निषेचन की प्रक्रिया। ओके। अब निषेचन के आगे बढ़ते हैं। निषेचन के बाद क्या बन गया? जाइगोट बन गया। तो जाइगोट बना, युग्मनज बना, तो वो कहां पर है?
यहीं पर एम्प्यूला रीजन में अभी तो है। अब एम्प्यूला रीजन से इसको धीरे धीरे जाना कहाँ है, इसका लक्ष्य कहाँ है, तो उसका गंतव्य स्थान जो है, उसका गंतव्य स्थान तो है ये गर्भाशय, ये क्षेत्र, इसमें आके इसको इम्प्लांट होना है। अब ये धीरे धीरे यहां से स्थानांतरित होगा, तो स्थानांतरित होने में लगने वाला समय स्थानांतरित होकर इम्प्लांट होने में, यानी कि अंतर रोपण के बीच का जो समय है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, निषेचन और अंतर रोपण के बीच का जो समय है लगभग 7 दिन का है। अब ये 7 दिन की यात्रा इस युग्मनज को करनी है, तो क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा कि कुछ और काम करता रहेगा? तो कुछ और काम करता रहेगा। इसमें लगातार कोशिका विभाजन होता रहेगा और उस कोशिका विभाजन के पश्चात फलस्वरूप क्या होना है कि इसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जानी है। यहाँ निषेचन होने के बाद 2 कोशिकाएं बनी, 4 कोशिकाएं बनी, 8 कोशिकाएं बनी, और एक एस्टिमेट अभी हम लोगों ने देखा कि जब 8 से 16 कोशिकाएं होंगी तो ये इसका नाम दिया जाएगा तूतक या मारुला। और इसमें ये व्यक्तिगत जो कोशिकाएं होंगी वो क्या है, ब्लास्टोमियर्स है, कोरक खंड है। अब ये विकसित होकर ये क्या बनेगी, कोरक पूटी मारुला। बीच में और अदर बुक्स में ब्लास्टुला का नाम आता है, 32 ब्लास्टुला, लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने इसको नहीं कैप्चर किया है, कोई बात नहीं है। हम सीधे आ जाते हैं कहां पर, इस कोरक पूटी पर, जो कि स्ट्रक्चर कौन सा है, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला के बाद। और यहाँ पर 2 संरचनाएं होंगी। ये बाहर की जो दीवार होगी इसका नाम दिया गया ट्रोफोप्लास्ट, और ट्रोफोप्लास्ट के साथ जो अंदर की तरफ सेंटर में पोर्शन है दैट इज द इनर सेल मास, अंतर कोशिकाएं। अब इन दोनों के रोल यहां से अलग हो जाने हैं। रोल क्या अलग हो जाने हैं कि ये ट्रोफोप्लास्ट कनेक्टर का काम करेगा, कनेक्ट कराएगा, कनेक्टर होगा। और जो ये इनर सेल मास है, इनर सेल मास की कोशिकाएं भ्रूण के रूप में एम्ब्रियो के फॉर्म में इनको डेवलप होनी है। यहां पर प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन या अंतरोपण की प्रक्रिया जो है वो समाप्त होती है। अब यह अंतरोपण जब समाप्त होगा तब अब क्या होना है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूण का विकास होना है। और भ्रूण का विकास कहां होना है, ये होना है गर्भाशय में। अब अंडाशय और अंडवाहिनी नलिका, इन दोनों का रोल कम हो गया, रोल कम क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब रोल शुरू होता है किसका, तो गर्भाशय, गर्भाशय या इसको कहते हैं क्या, यूटेरस, इंग्लिश में यूटेरस और वोम्ब। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं जब हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात कर रहे थे, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि गर्भाशय की संरचना के बारे में। तो अब सगर्भता होगी, स्थिति क्या होगी, सगर्भता और भ्रूणीय परिवर्धन। ये कहानी, ये सारी डिटेलिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के इस छोटे से वीडियो में आपने क्या समझा, अंतर रोपण की प्रक्रिया को समझा, इम्प्लांटेशन निषेचन के साथ। ओके ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर। लगातार एफर्ट डालें
और बेहतर करें अपनी ज़िंदगी को। हाँ, ये प्लेटफार्म आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज देने का प्रयास कर रहा है, आप इसका लाभ उठाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।